सिग्मा पीसीएस तैयारी जीत की। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो अनुसूचियां हैं, तो हमारे संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है वह है 12 है। तो दोस्तों, जो अनुसूचियां हैं, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तब क्या इतनी ही अनुसूचियां थी? नहीं, मूल संविधान में दोस्तों केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। बाकी 4 अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके समय समय पर जो संविधान में संशोधन हुए हैं उनके माध्यम से बाकी की 4 जो अनुसूचियां हैं उनको जोड़ा गया है। ठीक है, इनको आगे स्लाइड बाय स्लाइड विस्तार से बताएंगे आप लोग को। अनुसूचियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? अनुसूचियों का महत्व ये है कि संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। मूल रूप से संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स अपने आप में विस्तृत तथ्यों को समेटे हुए हैं। ठीक है, इसके बावजूद कुछ तथ्य संक्षेप में इन आर्टिकल्स में वर्णित हैं। इन्हीं संक्षिप्त तथ्यों को विस्तार से समझने के लिए अनुसूचियों का उपयोग किया गया। तो अनुसूचियों में क्या है कि आर्टिकल्स में जो तथ्य संक्षेप में लिखे गए हैं उनको विस्तृत रूप कहाँ पर दिया गया है? अनुसूचियों में। ठीक है, जैसे आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, उसका विस्तृत रूप आपको कहाँ मिलेगा? अनुसूची 1 में। ठीक है, तो पहली अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें भारतीय संघ की सीमाएं हैं, इस संघ में कौन कौन से राज्य हैं, उनकी सीमाएं आदि आदि सारी चीज़ें, सबकी जानकारी आपको विस्तृत रूप से अनुसूची 1 में मिलेगी। ठीक है, चलिए दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या है? कुछ महत्वपूर्ण पदों, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए वेतन और भत्ते। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं दोस्तों? तो महत्वपूर्ण पद हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। ठीक है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन से? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण पदों के जो वेतन भत्ते हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण पदों के लिए जो वेतन भत्ते हैं उनका विवरण कहाँ पर मिलेगा आप लोग को? तो इन वेतन भत्तों का विवरण मिलेगा आप लोग को अनुसूची 2 में। ठीक है, तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अनुसूची 2 में वर्णित पद, जो अनुसूची 2 में वर्णित पद हैं उन्हीं के लिए शपथ का विवरण कहाँ मिलेगा आपको? तीसरी अनुसूची में। अनुसूची 2 में कौन कौन से पद हैं एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो इन्हीं महत्वपूर्ण पदों की बात की जा रही है, इन्हीं के लिए शपथ की व्यवस्था कहाँ पर मिलेगी? अनुसूची 3 में। तो दोस्तों, अनुसूची 3 में इन सभी महत्वपूर्ण पदों के लिए शपथ का विवरण दिया गया है। दोस्तों, इन सभी पदों के साथ साथ एक दो चीज़ें आप और देख लीजिए। जैसे इसमें लिखा गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें सभी सांसद, ठीक है, तो सभी प्रकार के सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, सांसद, उनकी शपथ भी होगी, तो वो भी अनुसूची 3 में वर्णित है। ठीक है, और जो विधायक हैं, MLA हैं, MLC हैं, जो MLA हैं और MLC हैं, उनके लिए भी शपथ ग्रहण के लिए जो उपबंध हैं वो कहाँ पर मिलेंगे? अनुसूची 3 में। दोस्तों, अनुसूची 3 और अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के पद और वेतन भत्ते से संबंधित विवरण तो है, लेकिन उपराष्ट्रपति का विवरण नहीं है। उसका कारण ये है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते और शपथ का विवरण इसमें पहले से ही है, इसलिए उपराष्ट्रपति के लिए कोई विवरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति के ही वेतन भत्ते मिलते हैं। ठीक है, तब उसको राष्ट्रपति के ही वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आप लोग को? बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में बस अनुसूची 2 में क्या कहा गया है? वेतन भत्तों के बारे में विवरण बताया गया है, और अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग अनुसूची 3 पर चर्चा कर चुके हैं, अनुसूची 2 पर भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में भारत की जो राज्यसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में व्यवस्था की गई है। ठीक है,
इसको विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। अनुसूची 4 राज्यसभा में जो सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों के आवंटन को लेकर विस्तृत जानकारी अनुसूची 4 में मिलेगी आपको, ठीक है। अनुसूची 5 की बात करें दोस्तों, तो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों, किसमें, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है वो आपको कहाँ मिलेगी, अनुसूची 5 में मिलेगी, ठीक है। और ये अनुसूची 5 में जो वर्णन है वो किस आर्टिकल से संबंधित है दोस्तों, ये है 244 आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है। छठवीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, तो छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। इनमें 4 ही है मात्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दूसरे राज्य का नाम डाल दिया जाता है। छठवीं अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ठीक है। तो छठवीं अनुसूची के अकॉर्डिंग असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, तो इनके प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो विस्तृत रूप से दी गई है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, छठवीं अनुसूची में। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 244 और 275 है, ठीक है। 7वीं अनुसूची की बात की जाए तो 7वीं अनुसूची दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची के अनुसार होता है, ठीक है। इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में, संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। इसके लिए इसमें कुछ उप अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो दोस्तों इन सूचियों पर अगर विस्तार से नज़र डालें तो जो संघ सूची है, जब संविधान निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण के समय इसमें कुल 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय। और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? वर्तमान में दोस्तों 100 विषय इसमें आज की डेट में हैं, ठीक है। राज्य सूची जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66। अब कितने विषय हैं राज्य सूची में? तो इसमें से 5 विषय संवर्ती सूची में बाद में जोड़ दिए गए थे, इसलिए राज्य सूची में अब कितने विषय हैं? तो अब 61 विषय हैं, ठीक है। और संवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे दोस्तों? संवर्ती सूची में 47 विषय थे, और जब राज्य सूची के विषय 5 विषय इसमें जोड़ दिए गए, इसके बाद इसमें कुल मिलाकर के 52 विषय हो गए हैं, ठीक है। तो आज की डेट में जो वर्तमान में है वो 100 विषय हैं संघ सूची में, 61 विषय हैं राज्य सूची में, और 52 विषय हैं संवर्ती सूची में, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नोट है। तो जो संवर्ती सूची में राज्य सूची से निकाल करके जो 5 विषय जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। किसमें जोड़े गए थे दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और वो 5 विषय इस प्रकार हैं, इसमें शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन जंगल और न्याय प्रशासन, और 5वां बांट और माप। ये जो 5 विषय हैं इनको संवर्ती सूची में जोड़ा गया था राज्य सूची से निकाल करके। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इन सूचियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। जैसे ये 3 सूचियां हैं। ये पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। इस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। राज्य सूची में जो विषय हैं दोस्तों उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। तो संवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, ठीक है। संवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही अगर कानून बनाते हैं और उन दोनों में आपस में मतभेद हो जाए तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको वरीयता मिलेगी, ना कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून को, ठीक है। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। इसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है जो विषय संघ सूची में दिए गए हैं। राज्य सूची में जो विषय हैं उन विषयों पर केंद्र सरकार कानून नहीं बनाएगी, केवल राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन संवर्ती सूची में दोनों ही सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। संघ सूची में जो इम्पोर्टेंट विषय दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। उसी तरह राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं वो इस तरह हैं, और संवर्ती सूची के जो विषय हैं वो इस प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। तो राज्य सूची से 5 विषय 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवर्ती सूची में जोड़ ही दिए गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं उनका विवरण कहाँ मिलता है दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है,
ठीक है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में क्या 22 भाषाएं थी? नहीं, मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं थी, ठीक है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों जब मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी तो बाकी की भाषाएं कब जोड़ी गई? तो इनके लिए अलग अलग समय पर संशोधन किए गए और ये भाषाओं को जोड़ दिया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो जब 21वां संशोधन हुआ 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। सिंधी भाषा को जोड़ा गया कब? 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके 3 और भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये कौन कौन सी भाषाएं थी दोस्तों? तो ये भाषाएं थी, तो इन 3 भाषाओं को 1992 में शामिल किया, जिसके बाद भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 18 है, ठीक है। सिंधी के जोड़ने के बाद हो गई थी 15, ठीक है। और जब ये नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 3 भाषाएं और मिल जाती हैं तो इनको मिलाकर के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या हो गई थी 18। और जब 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद 4 और अन्य भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। वो कौन कौन सी भाषाएं थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो दोस्तों ये 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में जोड़ा गया, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने जिन 8 अनुसूचियों को पढ़ा वो हमारे मूल संविधान में थी, लेकिन 9वीं अनुसूची और उसके बाद की अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, इनको बाद में जोड़ा गया। तो इसको कब जोड़ा गया था संविधान में? इसको जोड़ा गया था 1951 में, 1951 में। और ये कौन सा संशोधन था? ये संविधान का प्रथम संशोधन था, ठीक है। कौन सा था? पहला संशोधन था। पहले संशोधन में इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये 9वीं अनुसूची किस आर्टिकल से संबंधित है? तो यह है 31B से, ठीक है। 31B से संबंधित है। ये जो 9वीं अनुसूची है इसकी एक खासियत ये है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये न्यायालय में वाद योग नहीं है, ये निश्चित है, ठीक। तो 10वीं अनुसूची दल बदल के कानून से संबंधित है, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया था? 1985 में, ठीक है। ये कौन सा संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो यह 52वां संशोधन, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इससे संबंधित है अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 91 और अनुच्छेद 102, ठीक है। तो दोस्तों इस दल विरोधी कानून के आने के बाद जो लोग दल बदल करते थे, एक पार्टी से जीत करके दूसरे पार्टी में चले जाते थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए इस कानून को लाया गया था। इसके बाद उनकी जो सदस्यता होती थी, चाहे सांसद के सदस्य हों या विधानमंडल के सदस्य हों, वो सदस्यता रद्द हो जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद 2003 में एक संशोधन और हुआ जिसमें कहा गया किसी दल के 2/3 निर्वाचित सदस्य, किसी भी दल के 2/3 निर्वाचित सदस्य यदि एक साथ दल बदल करते हैं, यदि एक साथ दल बदल करते हैं तो यह दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो वे ऐसा कर सकते हैं। ये कौन सा संशोधन था? 51वां संशोधन था और ये 2003 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां, ठीक है। तो ये अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में? इसको जोड़ा गया था 1992 में। कब? 1992 में इसको जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। इससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 243। कौन से? 243 का जी, ठीक है। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें टोटल 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय, ठीक है। 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 243 अनुच्छेद जो है, 243 आर्टिकल इससे संबंधित है और इसमें कुल विषय कितने हैं? 29, ठीक है। दोस्तों आखिरी अनुसूची की बात करते हैं, यानी कि 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, उनके अधिकार और दायित्व के बारे में विवरण विस्तार से दिया गया है। तो यह 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची को भी 1992 में ही जोड़ा गया था। कब? 1992 में, ठीक है। किस संशोधन के माध्यम से? तो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ये भी आर्टिकल 243 से संबंधित है, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ये भी 243 आर्टिकल से संबंधित है, सब क्लॉज W, ठीक है। आर्टिकल 243 सब क्लॉज W, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कितने विषय हैं? इसमें कुल 18 विषय हैं।
कितने विषय हैं? 18 विषय। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। 1992 में इसको जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को। 74वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 243 से संबंधित है ये, और इसमें कुल विषय कितने हैं? 18। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को पढ़ने वाले छात्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।